हाँ मैम मैसेज ग्रुप में डाल दिया गया है मैम, लिंक ज्वाइन करने के लिए। अब नहीं करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर मैं क्लास कंटिन्यू कर लेती हूँ ना। ओके, सो लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, what we have discussed in the last class is balanced diet. We have discussed balanced diet in the last class. तो उसमें हम लोगों ने what is the definition of balanced diet, components of balanced diet, normal food requirement, then objectives of menu planning. Menu plan we have discussed in last class. Menu plan, objectives of menu planning, factors to be considered while planning the menu, advantages of menu, then food combinations, what are good food combination and what are bad food combinations we have discussed. Then diseases and disease disorders which are caused by imbalanced nutrition we have discussed. तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. तो टुडे वी विल बी डीलिंग विद, हाँ मैम डिजीज एंड डिसऑर्डर्स मैम आज पढ़ेंगे ना? नहीं, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. Okay, I think I have not covered disease and disorders. I am so sorry. So sorry. मैम कल करवाएंगे. हाँ sorry, I am so sorry. चलो, disease and disorders. Today we will be dealing with disease and disorders which is caused by imbalanced nutrition. Fine. तो first disease is rickets, that is vitamin D deficiency. It includes weakened bones and bone deformities. यानी कि हम ज़्यादातर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फाइबर होता है, देन हमारी बॉडी का वाटर कंटेंट होता है. तो ये सारे हमारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि हमारे फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं, या हमारे फूड के अंदर जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारे फूड्स बने होते हैं. तो व्हेन देयर इज़ अ डिजीज और व्हेन देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट, वो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हो सकता है, वो फैट डेफिशिएंसी हो सकता है. तो एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी विच इज़ रिलेटेड टू फूड इज नोन एज food deficiency disorders. And the first disorder is rickets, that is commonly known as vitamin D deficiency. तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है? विटामिन डी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? डेफिशिएंसी के कॉजेज आर मैम स्कर्वी, मैम डिफिशियंसी स्कर्वी होगा मैम. व्हाट? मैम विटामिन सी का डिफिशियंसी जो मैम स्कर्वी होता है. विटामिन सी नहीं, विटामिन डी. डी, डी फॉर डॉग. रिकेट्स होता है. हाँ, विटामिन डी, इफ़ देयर इज़ एनी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इट विल कॉज रिकेट्स. तो उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके कॉजेज क्या होंगे? इफ़ जो बेबी है या मतलब जो जिनके अंदर भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, इफ़ दे आर नॉट टेकिंग फूड प्रॉपरली, वो खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, या इसके दो ही रीजंस होते हैं. पहला, या तो इंडिविजुअल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, या फिर जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो इंडिविजुअल स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो दूसरे एसोसिएटेड फैक्टर्स की वजह से बॉडी से रिमूव हो रहा है. तो ये दो रीजंस होते हैं. फर्स्ट, इनटेक इज लेस और आउटपुट इज एक्स्ट्रा. इनटेक इज लेस और आउटपुट इज एक्स्ट्रा. तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज अदरवाइज नोन एज रिकेट्स विच इज कॉमनली कैरेक्टराइज्ड एज वीकेंड बोन्स एंड बोन डिफॉर्मिटीज़. यानी कि जो बोन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, इजीली फ्रैक्चरेबल होती हैं. ज़रा सी चोट लग जाती है, ज़रा सा गिर गए तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. बोन डिफॉर्मिटीज़, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है बोन्स का. फाइन. तो दिस इज विटामिन डी डेफिशिएंसी. देन विटामिन बी डेफिशिएंसी इज नोन एज बेरी. आपके जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे उन सब में या तो वो जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो पेशेंट है, या तो वो इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसकी, या फिर आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है. यूरिन के थ्रू, फेसिस के थ्रू बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. तो यही दो रीजंस हैं. फिर सेकेंड आएगा आपका बेरी, दैट इज़ विटामिन बी डेफिशिएंसी. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नर्व डीजेनरेशन,
यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में जितने सारे सिस्टम्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि दे कैन बी रीजनरेटेड वेरी इजीली। हमारे सेल्स कुछ टाइम के बाद में, जैसे आरबीसीज होते हैं, उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज तक ही वो अलाइव रहते हैं, उसके बाद वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, उनका बाई प्रोडक्ट बनता है और वो बॉडी से बाहर हो जाते हैं। जब एक 120 डेज के बाद में, 3 महीने के बाद में, वन बैच ऑफ आरबीसीज गेट डिस्ट्रक्टेड, द न्यू बैच विल कम। एग्जाम्पल के लिए, आप जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, थर्ड ईयर पढ़ेंगे, तो आपका पूरा एक बैच 3 साल के बाद में कॉलेज को पास आउट करके अपनी अपनी जॉब्स में आगे चले जाएंगे। जब आप लोग पास आउट हो जाएंगे तो आपके पीछे एक और बैच आएगा ना, आपके पीछे एक और बैच आएगा। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में थे तो आप जूनियर थे, आप सेकेंड ईयर में आए तो आप लोग की जगह फर्स्ट ईयर वाली खाली हो गई, तो एक नया बैच आएगा ना। फिर आप थर्ड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर वाली जगह खाली हो गई, तो फिर 2 बैचेस आएंगे, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर। तो इसी तरीके से जब वन बैच ऑफ आरबीसीज गेट डिस्ट्रक्टेड, द न्यू बैच विल कम। तो इस तरीके से हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के जितने भी सेल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में अपना लाइफ स्पैन डिमिनिश कर देते हैं, अपना लाइफ स्पैन ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद वो रीजनरेट हो जाते हैं, नया बैच रीजनरेट हो जाता है। बट जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वो एक बार डेड हो गए तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते हैं, प्लस उनकी जगह पे कोई भी नए नर्व्स नहीं बनते। जैसे लिजर्ड होती है ना, लिजर्ड की अगर टेल ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद में वो अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है उसी जगह पे। बट नर्वस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज यही है कि अगर नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी नर्व जो है वो डैमेज हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, तो ना तो उसकी जगह वो नर्व रीजनरेट होती है, ना ही उसके प्लेस पर कोई दूसरी नर्व टेक प्लेस करती है। तो विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को नर्व डिग्रेडेशन होते हैं, नर्व डीजनरेशन होते हैं। देन इफ़ देयर इज़ नर्व डीजनरेशन, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे हमारा ब्लैडर मूवमेंट हो गया, बावल मूवमेंट हो गया, आई ब्लिंकिंग हो गया, देन मसल मूवमेंट्स हो गए, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, रोटेशन हो गया, देन हेड नोडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, फिर सिटिंग हो गया, लाई डाउन हो गया, स्पीकिंग हो गया। ये सब हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन है जो हमारे नर्व्स को कंट्रोल करता है। नर्व्स हमारे बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नर्वस सिस्टम डिग्रेडेशन और नर्वस सिस्टम डीजनरेशन, देयर विल बी ऑल्टर्ड मसल कोऑर्डिनेशन, एंड व्हेन देयर इज़ ऑल्टर्ड मसल कोऑर्डिनेशन देयर विल बी difficulty in all the body system, difficulty in walking, difficulty in swallowing, difficulty in speaking, difficulty in sitting, standing, rotation, muscle coordination नहीं होगा। तो these are the sign and symptoms of vitamin B deficiency. What are the sign and symptoms? Nerve degeneration, altered muscle coordination and cardiovascular problems, यानी कि पेशेंट है उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कंडीशंस डेवलप होने लगेंगे। देन विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अदरवाइज नोन एज जीरोफ्थैल्मिया, XEROPHTHALMIA, जीरोफ्थैल्मिया। तो जीरोफ्थैल्मिया मीन्स there is a blindness in the patient. So the characteristics are blindness, chronic eye infections, poor growth and development and dryness of epithelial tissues। यानी कि अगर किसी पेशेंट को विटामिन ए डेफिशिएंसी है विच इज़ कॉमनली नोन एज जीरोफ्थैल्मिया, तो पेशेंट को क्या क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि विटामिन ए इज़ इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आइज़ का जो मॉइस्चर है, आइज़ का जो इंटरनल एक्सटर्नल चेम्बर्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को मेंटेन करने का जो फंक्शन होता है वो विटामिन ए का होता है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस होगा, क्रॉनिक आई इन्फेक्शंस होगा, पेशेंट को जो भी आई इन्फेक्शंस होंगे वो इजीली ट्रीटेबल नहीं होंगे, और अगर इजीली ट्रीटेबल भी हैं, जैसे सपोज पेशेंट को विटामिन ए डेफिशिएंसी है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्क्लीरा में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में दवाई पेशेंट को हमने मेडिकेशन प्रोवाइड करी है और उसकी वजह से वो ठीक हो गया है, बट द कंडीशन इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए। तो जब तक आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए नहीं जाएगा दैट कंडीशन विल अकर
सो मैनी टाइम्स, और जब एक ही कंडीशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बार हो जाती है तो दैट एक्यूट कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक कंडीशन. तो इफ़ देयर इज़ नो ट्रीटिंग ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे तो पेशेंट की जो एक्यूट आई इरिटेशंस हो रही हैं या पेशेंट को जो एक्यूट आई इन्फेक्शंस हो रही हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रॉनिक आई इन्फेक्शंस. तो पेशेंट को ज़ीरोफ्थैल्मिया होगा और विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस होगा, पुअर क्रॉनिक आई इन्फेक्शंस होगा, पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी लो एंड ड्राइनेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. देन नियासिन, हमारा एक विटामिन होता है नियासिन. नियासिन की वजह से होता है हमारा प्लेग्रा, PELLAGRA, प्लेग्रा. तो इट इज़ कॉमनली कैरेक्टराइज्ड एज डायरिया, स्किन इन्फ्लेमेशन एंड डिमेंशिया. तो इफ़ पेशेंट को नियासिन डेफिशिएंसी है तो उसमें पेशेंट की क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे. डायरिया होगा पेशेंट को, स्किन इन्फ्लेमेशंस होंगे, स्किन इन्फेक्शंस होंगे, रैशेज होंगे, इचिंग होगी, बर्निंग होगी ओवर द स्किन, एंड पेशेंट को डिमेंशिया होगा. डिमेंशिया यू कैन स्टडी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, बट डिमेंशिया इज अ nervous system disorder in which there is differences in coordination, muscle coordination and orientation at the time of इवेल्युएशन. यानी कि पेशेंट के अंदर अगर पेशेंट को डिमेंशिया हुआ है तो डिमेंशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स. एक तो मसल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा पेशेंट का, सेकंड ओरिएंटेशन. वो ओरिएंटेशन में उसको समझ ही नहीं आएगा क्या टाइम, पर्सन, प्लेस. हम किसी भी इंडिविजुअल को अगर ओरिएंट करते हैं तो टाइम, पर्सन एंड प्लेस के अकॉर्डिंग ओरिएंट करते हैं. क्या टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग, कौन आप किस पर्सन के साथ में हो, मतलब पर्सन आइडेंटिटी, आप स्टूडेंट के साथ हो, आप टीचर के साथ हो, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो. पर्सन, प्लेस, टाइम, पर्सन एंड प्लेस, आप कौन सी जगह में हो. तो नॉर्मली फिल्म्स में क्या दिखाया जाता है कि जब एक कोमा का पेशेंट जागता है, उसको होश आ जाता है, तो वो क्या पूछता है सबसे पहले, मैं कहाँ हूँ. तो दैट इज चेकिंग ऑफ ओरिएंटेशन. ये कौन सी जगह है, क्या टाइम हुआ है, मैं कितने दिनों से कोमा में था. तो दिस इज जस्ट reorientation towards the environment. So what we are checking in dementia, or what is the dementia? Dementia is a clinical nervous system condition in which patient is not oriented to the surroundings and there is less muscle coordination. Orientation, we are doing orientation with the help of time, person and place. क्या टाइम है, आप क्या पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो भी आपके सामने है, एंड प्लेस, आप कौन सी प्लेस पे हैं, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. तो दैट इज डिमेंशिया. देन विटामिन सी डेफिशिएंसी इज अदरवाइज नोन एज स्कर्वी. सो अगर किसी पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रहा है तो क्या क्या होगा, डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि पेशेंट को अगर कोई भी वुंड हो गया है, कोई भी इंजरी हो गया है, कट मार्क्स आ गए हैं, बर्निंग इंजरी हो गया है, या कंट्यूशंस हैं, कंकशंस हैं, इसकी वजह से अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो जो भी वुंड्स हैं, किसी भी तरीके के वुंड्स हैं, उनमें डिलेड हीलिंग होगा. यानी कि जो हीलिंग होता है, नॉर्मल हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, अगर किसी को कट लग गया तो थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग के बाद में वहाँ प्लेटलेट कोएगुलेशन होगा, प्लेटलेट कोएगुलेशन की हेल्प से वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा. फिर थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पर एक स्क्रैपिंग बननी शुरू हो जाएगी, स्क्रैपिंग के बाद में लेयर बननी शुरू हो जाएगी, येलो कलर की हल्की लाइट येलो कलर में लेयर होनी शुरू हो जाएगी. लेयरिंग के बाद में फिर धीरे धीरे अगर यू आर नॉट टचिंग दैट पार्ट तो धीरे धीरे वो एरिया में स्किन जनरेट हो जाएगी, रीजनरेशन हो जाएगा, और वो अपने ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिकेशंस वो ठीक हो जाएगा. ये जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए होता है. बट इफ़ किसी को एक्सीडेंटल इंजरी हुआ है या किसी को फिर बर्न इंजरी हुआ है तो उनके लिए थोड़ी सी मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है ताकि उनमें एक्स्ट्रा इन्फेक्शंस ना हो. टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शंस उनको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है. तो नॉर्मल जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस होता है वो 2 to 3 डेज़ का होता है. 2 to 3 डेज़ का होता है जो नॉर्मल वुंड हीलिंग का प्रोसेस होता है. 3 दिन के बाद में स्क्रैपिंग होनी, लेयरिंग होनी शुरू हो जाती है और वुंड अपने पेस के साथ में हील होना शुरू कर देता है. बट इफ़ अ पेशेंट इज हैविंग विटामिन सी डेफिशिएंसी देयर विल बी डिलेड वुंड हीलिंग थोड़ा लेट होगा. देन पेशेंट विल बी हैविंग इंटरनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. सो विटामिन सी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? नॉर्मल विटामिन सी का काम विटामिन सी का नॉर्मल फंक्शन इज टू हेल्प द कैल्शियम गो इनटू द बोन्स एंड सिंथेसाइज मोर विटामिन डी.
तो जो हमारा विटामिन सी है वो हमारे कैल्शियम एंड विटामिन डी का सिंथेसाइजिंग, मेटाबॉलिज्म, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो इफ देयर इज विटामिन सी डेफिशिएंसी देयर विल बी विटामिन डी एबनॉर्मेलिटीज। विटामिन सी डेफिशिएंसी होगा तो विटामिन डी एबनॉर्मेलिटीज भी साथ साथ होंगे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ विल बी एबनॉर्मल। सो विटामिन सी इज अदरवाइज नोन एज स्कर्वी। देन अनीमिया। अनीमिया कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होता है, कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी होता है। अदरवाइज विथ एनीमिया काफ़ी टाइप्स का होता है, वो आप नेक्स्ट मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे, बट हियर अनीमिया इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने की वजह से पेशेंट को क्या क्या हो रहा है? फर्स्ट, डिक्रीज्ड वर्क आउटपुट। क्यों? क्योंकि पेशेंट का जो आयरन है वो कहाँ से मिल रहा है? हीमोग्लोबिन से, क्योंकि जो हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक हीम कंटेंट होता है, एक हीम एटम होता है, आयन होता है, वो हमारी बॉडी में आगे पास ऑन होता है थ्रू ब्लड। तो इफ देयर इज डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन इन द बॉडी देयर विल बी डिक्रीज्ड आयरन इन द बॉडी। जब हीमोग्लोबिन का कंटेंट इक्वल नॉर्मल नहीं होगा तो आयरन का कंटेंट भी नॉर्मल नहीं होगा। तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा ब्लड के अंदर, तो जब आयरन और ब्लड हीमोग्लोबिन दोनों ही कम होगा तो वो ऑक्सीजन आगे पास ऑन नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द बॉडी द वर्क आउटपुट इज लेस। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या करता है? जब हम कोई भी काम करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी और ऑक्सीजन टू द ब्रेन और बाकी सिस्टम्स के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए ऑक्सीजन और एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो वर्क आउटपुट कम हो जाएगा, जल्दी से आप थक जाओगे, जल्दी से काम नहीं कर पाओगे, या थोड़ा सा काम करते ही थक जाओगे, तो देयर विल बी डिक्रीज्ड वर्क आउटपुट, या फिर रिड्यूस्ड ग्रोथ और ग्रोथ रिटार्डेशन। देन इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क इन प्रेगनेंसी। दिस इज़ कॉमन कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन किया जाता है कि मदर को एनीमिया ना हो, या मदर को ब्लड का लॉस ना हो, या किसी भी तरीके से मदर के अंदर आयरन डेफिशिएंसी ना हो। इसीलिए होल प्रेगनेंसी के अंदर आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। एक तो आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फॉलेट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से भी ग्रोथ रिटार्डेड हो रहा है, जो चाइल्ड है वो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पुअर हो रहा है। फिर एनीमिया की वजह से भी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से भी देयर इज़ हेल्थ रिस्क इन प्रेगनेंसी, क्योंकि देयर विल बी डिक्रीज्ड ग्रोथ, देयर विल बी रिटार्डेड ग्रोथ। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आयरन एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि बेबी का ग्रोथ नॉर्मल हो, और जब वो बाहर आए तो उस टाइम पर उसके अंदर किसी भी तरीके का कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ना हो। तो दिस इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन नेक्स्ट इज गोइटर। Goiter is otherwise known as iodine deficiency. Anemia is iron deficiency and goiter is iodine deficiency. अब गोइटर के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट इज एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है, हमारे ट्रेकियल रीजन में होती है, ट्रेकिया के पास होती है, नॉट ट्रेकियल रीजन, आई एम सो सॉरी, ट्रेकिया के पास में होती है, एंटीरियर होती है ट्रेकिया के, फाइन। तो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, it will leads to poor growth in infancy and childhood and possible mental retardation. तो गोइटर की वजह से और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। अब गोइटर के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, पुअर ग्रोथ इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड पॉसिबल मेंटल रिटार्डेशन। तो इसीलिए आयोडीन डेफिशिएंसी बच्चों में ज़्यादा नहीं देखा जाता है, या मदर्स हु आर प्रेग्नेंट उनमें आयोडीन का पूरा चेकअप किया जाता है। तो हमारे जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो फीमेल को पूरा का पूरा हेल्थ चेकअप कराना होता है, पूरे के पूरे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड बैलेंस चेक कराना होता है, फिर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का टेस्ट होता है, ताकि जो बेबी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल रहे, एंड आफ्टर बर्थ देयर विल बी नो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। देन लास्ट इज योर PEM. PEM means protein energy malnutrition. PEM, protein energy malnutrition. Now protein energy malnutrition is divided into two, that is first is kwashiorkor and second is marasmus. So what is protein energy malnutrition? It is
ईदर प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और एनर्जी माल न्यूट्रिशन और बोथ या तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है या फिर एनर्जी डेफिशिएंसी हो सकता है या फिर बोथ. इट कैन इंक्लूड बोथ द deficiencies, protein and energy. Fine. तो kwashiorkor means protein deprivation and marasmus means protein plus energy deprivation. जो kwashiorkor के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें आप अगर आपने नॉर्मल मूवीज़ में एड फिल्म्स देखी होंगी तो एक माल न्यूट्रिशन का एड आता है. वो माल न्यूट्रिशन का एड किस चीज़ का है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का ऐड है. मेरे ख्याल से शायद वो अब नहीं आता है, थोड़े टाइम तक आता था, जब तक कोरोना नहीं था तब तक वो ऐड आता था, आई नो दैट. तो उसमें 2 तरीके के बच्चे दिखाए जाते थे, एक वो जिनको क्वाशियोकर है, एक वो जिनको मेरास्मस है. तो क्वाशियोकर के पेशेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी नॉर्मल होती है, बट जो एब्डोमिनल एरिया है दैट इज़ वेरी एनलार्ज. एंड मेरास्मस के पेशेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी लीन. उनके पूरा स्केलेटल सिस्टम इज यू कैन सी बाय नेकेड आइज इन द स्किन ओनली. जो स्किन है, स्किन इतना ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाता है, उनका ग्रोथ इतना ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाता है कि उनका पूरा स्केलेटल सिस्टम यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. तो क्वाशियोकर मीन्स प्रोटीन डेप्रिवेशन एंड मेरास्मस मीन्स प्रोटीन प्लस एनर्जी डेप्रिवेशन. अब इन दोनों के ही अंदर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है? पेशेंट और बेबी वुड बी अंडरवेट, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन, डिक्रीज्ड मसल मास. मेरास्मस के अंदर मसल मास बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यू कैन सी द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बेबी. देन ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस. ऑब्वियस है, इफ़ देयर इज़ नो मसल्स इन द बॉडी और इफ़ देयर इज़ डिक्रीज्ड मसल मास एंड डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, द बेबीज आर ससेप्टेबल टू infections. So these are the diseases and disorders caused by imbalanced nutrition. क्या क्या है आपका? विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, नियासिन डेफिशिएंसी, सी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड protein energy malnutrition. So protein energy malnutrition is divided into 2 categories, that is kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor means protein deprivation and marasmus means protein plus energy deprivation. Then next what we are discussing is food allergies and intolerance. So food allergies are separate and intolerance is different. So what is food allergy? A food allergy occurs when the immune system, इसके अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश करना. जब आगे आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट आपके कॉजेज़ भी सेम हैं, साइन एंड सिम्टम्स भी सेम है और आपका मैनेजमेंट भी सेम है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलर्जीज एंड इंटॉलरेंस? तो हियर इज़ द डिफरेंस. Food allergy occurs when the immune system reacts to the harmful food or particular type of food. So food allergy defined as when the immune system reacts, and food intolerance occurs when the body has a chemical reaction. Difference is food allergy का जो रिएक्शन है वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है, एंड फूड इंटॉलरेंस का जो रिएक्शन है दैट इज़ ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्स. यानी कि फूड एलर्जी अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम, सपोज बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया है यानी एंटीजेंस आए हैं बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या इंस्टिगेट होता है? एंटीबॉडीज़. हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ इंस्टिगेट हो जाते हैं, वो तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं. जिस भी एरिया में इन्फेक्शन आया है वो उस एरिया में तुरंत पहुंच जाएंगे और वहाँ पर अपना काम शुरू कर देंगे. और उनका जब काम शुरू हो जाता है वो क्या डिनोट करता है हमारा इम्यूनिटी प्रोसेस. वो हमारा इम्यूनिटी प्रोसेस डिनोट करता है. यानी कि व्हेन देयर इज़ एनी फूड जो आपकी बॉडी इंस्टिगेट कर रही है या जो आपकी बॉडी आइडेंटिफाई कर रही है कि दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स
स्टार्ट कर देती है कि दिस फूड इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और वो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, और उन साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके वी कैन आइडेंटिफाई द food reactions. So that is immune system response is known as food allergy, and digestive system response is known as food intolerance. So food intolerance occurs when the body has a chemical reaction to eating a particular food or drink. यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारे स्टमक में होती हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं. आपने प्रोटीन रिच फूड लिया है तो प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड्स with the help of enzymes, proteins are converted into peptides which are very smaller forms and which can be easily digestible. तो peptides जो हमारे enzymes हैं उनका काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना and converting the proteins into peptides, and peptides are very easy to be digestible. तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी का काम होता है, ये हमारा नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है. बट इफ़ यू आर टेकिंग एनी फूड विच इज़ नॉट और विच यू आर बीइंग एलर्जिक, तो क्या होगा, जैसे ही वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं उसको ब्रेक डाउन करने की बजाय उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे. एंड व्हेन देयर इज अ अगेंस्ट रिएक्शन दैट इज नोन एज इंटॉलरेंस. व्हेन देयर इज अगेंस्ट रिएक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नोन एज इंटॉलरेंस. तो डिफरेंस दोनों समझ में आ गए फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस के. Food allergy is immune system response and food intolerance is digestive system response. Causes of food allergy and food intolerance are almost same. क्या क्या causes हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो ही cause हैं. तो क्या क्या cause है, पीनट्स, ट्री नट्स, एग्स, मिल्क, वीट. किसी किसी को वीट एलर्जी होती है क्योंकि वीट के अंदर जेलेटिन होता है, तो कोई कोई जेलेटिन इंटॉलरेंट होता है. वीट, सेसमे, फिश एंड सोया, तो ये सारे आपके फूड एलर्जिक्स हैं, मतलब फूड एलर्जी कॉज करते हैं. एंड कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस आर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट, चॉकलेट्स, एग्स, स्पेशली एग वाइट. कोई कोई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट एग से प्रॉब्लम होती है, कोई कोई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो yolk they can eat easily but egg whites can be harmful for them. Okay, so eggs, especially egg whites. Then flavor enhancers like monosodium glutamates, जो फ्लेवर एनहेंसर्स होते हैं. जैसे सपोज आप घर में केक बना रहे हो तो फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए आप क्या डालते हो, फ्लेवर डालते हो ना, जैसे वनीला फ्लेवर हो गया, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, या आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया. तो दीज फ्लेवर्स normally we are using these flavors in enhancing the taste of the food. तो these are monosodium glutamates. तो किसी किसी को food enhance फ्लेवर एनहेंसर से प्रॉब्लम होती है. देन फूड एडिटिव्स लाइक जितने भी फूड जो हम बाहर से कैंड फूड्स लेते हैं या पैकेट फूड्स लेते हैं उनमें ऑलरेडी एडिटिव्स होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स से एलर्जी होती है. स्ट्रॉबेरीज, सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटोज, किसी किसी को इन फ्रूट्स वेजिटेबल से भी प्रॉब्लम होती है. लाइक मी, आई कांट ईट ब्रिंजल क्योंकि मुझे ब्रिंजल से एलर्जी है. जैसे ही मैं सब्जी लेती हूँ ब्रिंजल की या बैंगन का भरता टाइप्स कुछ भी होता है, ब्रिंजल फूड विच इज़ रिलेटेड टू ब्रिंजल, मैं जैसे ही ब्रिंजल लेती हूँ मुझे गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है. तो कुछ लोगों को स्ट्रॉबेरी से प्रॉब्लम होती है, सिट्रस फ्रूट से प्रॉब्लम होती है. कोई लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सा नींबू खा लेते हैं तो उनको गले में इचिंग होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, कफिंग होनी शुरू हो जाती है. देन टोमेटोज ऑल्सो वेरी सिट्रसी, और उसमें भी नियासिन होता है जिसकी वजह से सम पेशेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम विद नियासिन. देन वाइन, हिस्टामिन्स एंड अदर अमाइंस. तो दीज आर द कॉजेज. क्या क्या कॉजेज हैं, पीनट्स हो गए, ट्री नट, एग्स, मिल्क, वीट, सेसमे, फिश, सोया, डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स. देन फ्लेवर एनहेंसर्स हो गए, फूड एडिटिव्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, सिट्रस फ्रूट्स एंड विद टोमेटोज हैं, वाइन है एंड हिस्टामिन्स. तो दीज आर द food causes of food allergies or foods which are causing the allergy or intolerance. Fine. Then symptoms. अभी क्या symptoms हो सकते हैं, सपोज किसी इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, मुझे ब्रिंजल से एलर्जी है, मैं बैंगन नहीं खा सकती बिल्कुल भी. तो जब मैं कभी कभी अननोइंगली, मुझे पता नहीं है कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनी है और मैं खा लेती हूँ, तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं. मुझे रनी नोज़ हो जाती है,
थ्रोट इन्फेक्शंस होने लगते हैं, इरिटेशन होने लगती है, कफिंग होने लगती है, आइज़ बर्निंग शुरू हो जाती है मुझे। तो जैसे ही मेरी आइज़ बर्न होनी शुरू होती हैं और मुझे खाना खाने के बाद आई बर्न होना शुरू हुआ, रनिंग नोज हुआ, आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ओफो मैंने क्या खाया है। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स सम स्पेसिफिक फूड आइटम्स कैन exhibit when a person is having intolerant to some kind of food. So symptoms are nervousness, tremors means shaking, abnormal shaking होने लगती है body parts में, then sweating, palpitations, rapid breathing, headache, sometimes patient will feel palpitations mean abnormal sensation of pulse at abnormal places. तो हमें पता है, आप लोगों ने फंडामेंटल्स में पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 9 रीजन्स ऐसे होते हैं जहां हम पल्स फील कर सकते हैं। फ्रॉम हेड टू टो हमारे 9 रीजन्स होते हैं जहां हम पल्स फील करते हैं वाइल पाल्पेशंस फाइन। तो इन 9 रीजन्स को छोड़कर अगर यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ पल्सेशन एनीवेयर, एनी एबनॉर्मल प्लेस, दैट इज नोन एज पैल्पिटेशंस। तो आपके फ्रॉम हेड टू टो 9 रीजन्स हैं। वो 9 रीजन्स आई वोंट टेल यू बिकॉज आपको फंडामेंटल्स में पढ़ाया है। फिर भी जस्ट फॉर जिस्ट हमारे जो पल्स होती है वो 9 रीजन्स में होती है फ्रॉम हेड टू टो, स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्पोरल टू डॉर्सालिस पेडिस। तो दीज आर द 9 प्लेसेस वेयर वी कैन फील द पल्स। ये 9 प्लेसेस को छोड़कर इफ़ यू आर फीलिंग पल्सेशन एट ए वेरी एबनॉर्मल प्लेस, वो कभी भी हाथ में कहीं भी शुरू हो जाएगा, वो स्टमक में शुरू हो जाएगा, यू कैन फील द पल्स इन एब्डोमिनल एरिया और यू कैन फील द पल्स इन रिस्ट अदर देन रिस्ट। तो ये होती हैं आपकी एबनॉर्मल प्लेसेस फाइन। तो दैट पल्सेशन, दैट फीलिंग ऑफ पल्स at abnormal spaces, that is known as palpitations. Then rapid breathing, headache, diarrhea, burning sensation on the skin, then tightness across the face and chest, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, या तो इंक्रीज्ड ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाएगी या डिक्रीज्ड ब्रीदिंग होने लगेगी, रैशेज ओवर द बॉडी, वॉमिटिंग एंड नोजिया, देन इचिंग। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इफ़ अ पेशेंट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस। देन थोड़े सीवियर सिम्टम्स होते हैं, ये तो माइल्ड और मॉडरेट, अगर किसी को माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स फूड एलर्जीज हैं तो ये सारे माइल्ड एंड मॉडरेट के सिम्टम्स हैं। बट इफ़ अ पेशेंट इज हैविंग सीवियर एलर्जी और सीवियर इंटॉलरेंस, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट आएगा आपका डिफ़िकल्टी और नॉइजी ब्रीदिंग, यानी कि व्हेन पेशेंट इज ब्रीदिंग दैट टाइम वीजिंग साउंड हो रहा है, क्रैकल साउंड हो रहा है, ये आपको ऑस्कल्टेशन में पता चलेगा फाइन। तो डिफ़िकल्टी और नॉइजी ब्रीदिंग, देन स्वेलिंग ऑफ द टंग, स्वेलिंग और टाइटनेस इन द थ्रोट, डिफ़िकल्टी टॉकिंग बिकॉज पेशेंट को स्वेलिंग है टंग के ऊपर एंड थ्रोट में स्वेलिंग है, तो पेशेंट विल बी हैविंग डिफ़िकल्टी टॉकिंग। देन होर्स वॉइस, जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा बोलने में इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होगी। देन वीजिंग होगा, नॉइसी ब्रीदिंग हो रहा है पेशेंट को तो विसल साउंड होगा, विस्लिंग साउंड होगा, क्रैकल साउंड होगा इन द लंग्स, देन परसिस्टेंट कफ। तो पेशेंट को ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इफ़ अ पेशेंट इज हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट फूड एलर्जी और माइल्ड टू मॉडरेट फूड इंटॉलरेंस, द पेशेंट विल बी एग्जिबिटिंग नर्वसनेस, ट्रिमर्स, स्वेटिंग, palpitations, rapid breathing, headache, diarrhea, burning sensation on the skin, light-headed or tightness across the face and chest, breathing problems, rashes over the body, vomiting and nausea, itching. And if patient is having severe symptoms or if patient is having severe food allergy and tolerance, the patient will exhibit following symptoms, and they are difficulty or noisy breathing, swelling of the tongue, swelling or tightness in the throat, difficulty talking, hoarse voice, wheezing in the lungs, and persistent cough. So these are the sign and symptoms of patient exhibiting excessive food allergies. Then prevention. अब food allergies किसी को हो रहे हैं तो prevention क्या है? There is only one prevention. The easiest way is to treat the food allergy or intolerance is to eliminate the offending food from the diet. यानी कि this is the only thing, this is the only method we can
सी कि जो भी फूड आपको एलर्जी दे रहा है या जिस भी फूड की वजह से आपको इंटॉलरेंस हो रहा है, यू नीड टू अवॉइड द फूड, यू नीड टू अवॉइड द food from the diet or drink from the diet completely. And if suppose किसी ने मेरे जैसे ने विदाउट नोइंग कि क्या खा रहे हो खा लिया है और उसको फूड एलर्जी हो रहा है, तो उसको क्या देना है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस. फाइन. तो ये होगा आपका, क्या होगा ये, दिस इज आप थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है. फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंस इज द लास्ट थिंग इन द थर्ड यूनिट. तो आपका थर्ड यूनिट में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट, द नेम ऑफ द यूनिट इज नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट. इसमें हमने एनर्जी पढ़ा है, बैलेंस डाइट पढ़ा है, मेन्यू प्लान पढ़ा है, देन नॉर्मल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस पढ़ा है कि किस इंडिविजुअल को इन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, देन ओल्ड एज कितना, फीमेल मेल में कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब की ज़रूरत है, वो फूड क्लासिफिकेशन में आता है, फूड रिक्वायरमेंट में आता है. फाइन. देन मेन्यू प्लान वी हैव डिस्कस्ड, बजटिंग फॉर फूड वी हैव डिस्कस्ड, डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स वी हैव डिस्कस्ड, फूड एलर्जीज एंड फूड इंटॉलरेंस वी हैव डिस्कस्ड. तो हमारी सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट इज कंप्लीट. तो आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट यूनिट, योर सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट. नाउ फोर्थ यूनिट इज फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज. तो कल भी हम लोग जब बैलेंस डाइट एंड मेन्यू प्लान कर रहे थे उसमें भी ये तीन चीज़ें आई थी, फूड प्रिपरेशन, फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज. तो जब हम मेन्यू प्लान करते हैं तो उस टाइम पे भी हम ये तीनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं. तो नाउ द मेन टॉपिक इज फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज. सो व्हाट इज फूड प्रिपरेशन और कुकिंग? दिस इज फोर्थ यूनिट. This is fourth unit, food preparation, preservation and storage. So we are dealing now with fourth unit. So what is food preparation or cooking? So cooking is defined as the transfer of energy from heat source to the food. यानी कि जो भी हम खाना बना रहे हैं, जो भी फूड है, जो रॉ फूड है, the process of transferring the heat from source to the food. सोर्स क्या है? आपका स्टोव हो सकता है, आपका एलपीजी गैस हो सकता है, आपका कोल हो सकता है, या आपका मॉइस्ट हीट हो सकता है. फाइन. तो द सोर्सेस, द हीट सोर्सेस, कोल और एलपीजी स्टोव और गैस, केरोसिन स्टोव, any type of heat source, that energy is transferring from that heat source to the food is known as process of cooking. So cooking is defined as the transfer of energy from a heat source to the food, and the method you select for cooking gives specific texture, appearance, taste and flavor to the food. So the method you are choosing, आप जो भी मेथड चूज कर रहे हो, वो आपका बॉइलिंग हो सकता है, वो आपका फ्राइंग हो सकता है, डीप फ्राई हो सकता है, शैलो फ्राई हो सकता है. दीज आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग. सो द मेथड यू आर चूजिंग फॉर कुकिंग फूड gives you the specific texture, appearance, taste and flavor to the food. So what is cooking? Cooking is defined as the transfer of energy from heat source to the food, and the method you use for cooking gives specific texture, appearance, taste and flavor to the food. Fine. Next we will deal with principles of cooking. तो जब आप फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज का लिखोगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, व्हाट इज कुकिंग. तो कुकिंग इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीट सोर्स टू द फूड. देन प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग. अब प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? आजकल वैसे सबको खाना बनाना आना चाहिए, नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ ऑल्सो. तो जब आप खाना बनाते हो, सपोज आप मैगी ही बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हो? टेल मी. पानी बॉयल करके मैम डाल देते हेलो. मैम. पहले मैम वेजिटेबल को फ्राई करते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद उसमें मैगी डाल देते हैं, उसके बाद मैगी मसाला. अरे हैंड वॉश नहीं करते हो? मैम कौन करता है? आप बताइए मैम. मैम ये तो एक प्रोसेस है मैम, ऐसा घर में तो कुछ नहीं करता मैम. नो,
सब करते हैं, तू नहीं करता। एग्जैक्टली आकांक्षा, सब करते हैं, युवराज नहीं करता है सिर्फ। आज के बाद युवराज के हाथ की मैगी कोई नहीं खाएगा। मैं नहीं बनाता, मैम बनाता ही नहीं। मैं एक कह रहा हूँ ना, जहाँ देखा है, मतलब सब्जी तो धो लेते, तो मैम हाथ तो धुल ही जाते हैं। अच्छा, ओफो, स्मार्ट, ओके फाइन। हाँ, मल्टीटास्क करो भाई, ठीक है। वेजिटेबल्स के साथ साथ में हैंड वॉश भी हो गया। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिपरेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग इंक्लूड्स, फर्स्ट इज क्लीन। First important step is clean. So clean includes wash your hands and cook preparation surfaces, यानी कि जो जिस मतलब काउंटर टॉप के ऊपर आपने सब्जी को रख के काटना है, दैट ऑल्सो यू नीड टू वॉश प्रॉपरली एंड यू हैव टू क्लीन प्रॉपरली। तो फर्स्ट स्टेप इज वॉश योर हैंड्स एंड कुक प्रिपरेशन सरफेसेस, यानी कि जिन वेसल्स में आपने सब्जी या वॉटेवर जो भी बनाना है, दैट हैज़ टू बी क्लीन। द platform where you are keeping the vegetables and you're cutting the vegetables, that have to be clean. So first step is clean hand wash होना चाहिए, vegetables has to be clean, the surface has to be clean where you have to cut the vegetables, and then the pot or vessel what you are using for cooking has to be clean. So first principle of cooking is clean. Then second is separate. To prevent cross contamination between food and cooking items, यानी कि जो already have been cooked, जो आपने मॉर्निंग में कुक किया था या जो आपने अभी इससे पहले कुक कर दिया है, दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड, यानी कि जो बनाना है और जो बन गया है, दैट हैज़ टू बी सेपरेटेड। इट रिड्यूसेस द क्रॉस कंटामिनेशन, बिकॉज जो आपने फूड बना लिया है वो ऑलरेडी नॉन कंटामिनेटेड है, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो वॉशिंग से नहीं जाते हैं वो ऑलरेडी किल हो चुके हैं। बट इफ़ यू आर कीपिंग दैट विद द रॉ फूड, बिकॉज रॉ फूड हैव इन्फेक्शंस और रॉ फूड हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो वॉशिंग, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वॉशिंग से निकल जाते हैं, बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव, नॉट हीट सेंसिटिव बट जो वाटर सेंसिटिव होते हैं, वो उसी फूड के ऊपर रुक जाते हैं और वो कुकिंग के टाइम पर वो किल हो जाते हैं। तो टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन फ्रॉम रॉ फूड टू द कुक फूड, यू नीड टू सेपरेट बोथ द थिंग्स, यानी कि जो बन चुका है उसको अलग से रखना है एंड जो बनाना है दैट यू हैव टू कीप सेपरेटली। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लीन, सेकेंड पॉइंट इज सेपरेट एंड थर्ड पॉइंट इज कुक फूड टू द प्रॉपर रिकमेंडेड टेम्परेचर टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वॉश करने के साथ साथ वो भी वॉश हो जाते हैं। जैसे मिट्टी, अगर कहीं से सब्जियां मार्केट से लेके आते हो तो कहीं किसी सब्जी में मिट्टी भी लगी होती है, या फिर अच्छे से आपने वॉश करना है, तो जो वॉशिंग के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आप भगा रहे हो। प्लस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वॉश करने से भी नहीं जाते हैं बट वो कुकिंग के दौरान वो चले जाते हैं। तो यू हैव टू कुक द फूड एट ए प्रॉपर एंड रिकमेंडेड टेम्परेचर टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइन। देन फोर्थ इज, तो फर्स्ट क्या था आपका क्लीन, सेकेंड है आपका सेपरेट, थर्ड है आपका कुक एंड फोर्थ इज चिल, यानी कि रेफ्रिजरेट द फूड एंड इंग्रेडिएंट्स प्रॉम्प्टली आफ्टर यूज एंड ईटिंग। जो भी आपने खाना बनाया है उसको खाने के बाद में जो भी बच गया है दैट यू हैव टू रेफ्रिजरेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग फूड। फाइन। तो इट इंक्लूड्स 4 थिंग्स, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल। तो ये होता है आपका food preparation. Next, methods of cooking we will deal in next class.